नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 410 के नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन आर्मी सोल्जर के सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अब चाहे वो जीडी के लिए हो, क्लर्क, टेक्निकल, एनए या फिर ट्रेड्समैन के लिए हो, इनके सिलेक्शन प्रोसेस में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों, आर्मी की किसी भी भर्ती में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले joinindianarmy.nic.in जो वेबसाइट है उसमें जाके अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, यानी अपनी प्रोफाइल बनानी ज़रूरी है। तो जब आप ये प्रोफाइल बनाएंगे तभी जाके आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है स्टेप नंबर 1। अब चलते दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप हमारे पास है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके जिस भर्ती के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो बात जाननी बहुत ज़रूरी हैं, आपको ध्यान में रखनी है। जो पहली बात तो ये कि जब आप अप्लाई कर रहे हों तो अपनी डिटेल्स जो है उनको करेक्टली भरें, क्योंकि एक बार अगर आपने गलत डिटेल्स भर के फॉर्म सबमिट कर दिया ऑनलाइन तो उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान पहले से ही ये रखना है कि आप सही इन्फॉर्मेशन भरें, गलत इन्फॉर्मेशन ना भरें। दूसरी ज़रूरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय आप इस बात को पक्का कर लें कि आप एक फास्ट इंटरनेट चला रहे हों और साथ ही अच्छा ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि कई बार हमारे पास लोगों की ये कमेंट्स आते हैं कि उनकी एप्लीकेशन पूरी तरीके से सबमिट नहीं हो पाती है, इस वजह से वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए तो अच्छा इंटरनेट और अच्छा ब्राउज़र यूज़ करना ज़रूरी है। हो सके तो गूगल क्रोम यूज़ कीजिए, क्योंकि वो सही है, एफिशिएंट ब्राउज़र होता है। नहीं तो कोई दूसरा ब्राउज़र भी चल जाएगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दूसरा स्टेप। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप आता है ऑनलाइन एडमिट कार्ड का। दोस्तों, ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है वो 3 से 5 दिन के बीच में आपको मिल जाएगा। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस बंद हो जाता है उसके 3 से 5 दिन के बीच में आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। इसका नोटिफिकेशन आपको आपकी मेल पे मिल जाएगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन भेजा जाता है मेल बॉक्स में। तो जैसे आपको मिलता है वैसे आपको पता चल जाता है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मेल नहीं आ पाता है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से मेल नहीं आ पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कैंडिडेट्स टाइम पे अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन करके देखते रहें, चेक करते रहें कि एडमिट कार्ड उनको मिला है कि नहीं। अगर तब भी आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो आप अपने रीजनल ऑफिस में जाके, आर्मी के जो रीजनल ऑफिस है आपके स्टेट का, उसमें जाके आप पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारे पास है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, यानी पीएफटी। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये सिलेक्शन प्रोसेस का, और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं उस पर ही फोकस करते हैं। इसके भी अलग अलग स्टेप है, उन स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें हाइट मेजरमेंट। जैसे ही आप भर्ती के लिए पहुंचते हैं ग्राउंड में, वैसे ही सबसे पहले आपकी हाइट को मेजर किया जाता है, यानी हाइट नापी जाती है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी कम हो तो आपको बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप पहले अप्लाई करने से पहले ही ये चेक कर लें कि आप हाइट वाइज एलिजिबल है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हमसे पूछा जाता है कि सर मेरी हाइट इतनी इतनी है, तो क्या मैं रैली में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो इसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है, क्योंकि अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के हिसाब से हाइट रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट, वो अलग अलग होती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं हाइट वाइज, तो इसके लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके पहले चेक करना होगा कि आपके लिए मिनिमम हाइट कितनी है आपके स्टेट की। तो वहाँ से चेक करके ही आप रैली में जाएं, क्योंकि अगर आप हाइट वाइज एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको आगे पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता। तो इस बात का ध्यान रखें। अगला स्टेप आता है पीएफटी में 1600 मीटर रनिंग का। दोस्तों, ये पीएफटी का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं इसी पार्ट में बाहर हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रेस में ही बाहर होते हैं। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, खासकर जीडी और ट्रेड्समैन के लिए। तो इसको डिस्कस करते हैं। 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर या फिर 1 माइल भी आप बोल सकते हैं। तो जो क्लर्क और टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनके लिए तो
मार्क्स नहीं मिलते हैं रेसिंग के लिए, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आपको मैक्सिमम 5 मिनट 45 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है और इसके बीच में आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर इसके बीच में आप 1600 मीटर की रेस पूरी नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जीडी और ट्रेड्समैन के लिए रेस को 2 ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। अगर आपने रेस को 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर दिया है तो आपको ग्रुप 1 में रखा जाता है और ग्रुप 1 वालों को 60 मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी होता है क्योंकि मेरिट लिस्ट बनती है तो वहाँ पे नंबर ऐड होते हैं। तो इसमें आप जितना ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो 5 मिनट 30 सेकंड आपको 60 नंबर दिलाएंगे। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में रेस को कंप्लीट करेंगे तो आपको सिर्फ 48 मार्क्स मिलेंगे, यानी 48 नंबर मिलेंगे और आप ग्रुप 2 में प्लेस होंगे। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की। दोस्तों 1600 मीटर रनिंग की एक खास बात है। खास बात यह है कि जो कैंडिडेट सच में आर्मी में जाना चाहते हैं वो उसके लिए वैसे ही तैयारी करते हैं, महीनों से उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो रनिंग के लिए इतने तैयार होते हैं कि वो रेस को अक्सर 4.5 से 5 मिनट के बीच में ही ख़त्म कर जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5:10, 5:15 का टाइम लगता है। तो अगर आप बिना तैयारी के ग्राउंड में गए हैं तो ये समझ लीजिए कि कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि आप जितना टाइम लगाएंगे उतना आपके चांसेस कम हो जाएंगे क्वालिफाई करने के। तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट निकालते हैं, इसलिए जो लोग पहले आ जाते हैं वो उनको सेलेक्ट कर लेंगे, बाकियों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो ये है 1600 मीटर रनिंग। अब चलते हैं पीएफटी के अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारे पास आता है पुलअप्स का, यानी आपको पुलअप्स खींचने होते हैं। इसमें जो क्लर्क और टेक्निकल एनए ट्रेड के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए मिनिमम जो है 6 पुलअप्स ज़रूरी होते हैं। उनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी 6 पुलअप्स की होती है, उससे कम अगर करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जीडी और ट्रेड्समैन के लिए अगर आप 6 पुलअप्स खींचते हैं तो आपको 16 नंबर मिलते हैं। 6 से कम आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 7 अगर करेंगे तो 21 नंबर आपको मिलेंगे, 8 पे 27, 9 पे 33 और पूरे 10 पुलअप्स करने पे आपको 40 नंबर मिलते हैं। दोस्तों ये पुलअप्स जितने आसान दिखते हैं उतने आसान होते नहीं, क्योंकि भर्ती के समय वो अपने हिसाब से अप और डाउन बोलते हैं तो उसमें हाथ थक जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखें। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप होता है चेस्ट मेजरमेंट का। दोस्तों जो मिनिमम चेस्ट चाहिए होती है वो है 77 सेंटीमीटर, यानी 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपकी 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का कम से कम उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिनके लिए चेस्ट में छूट होती है, तो अगर उसकी आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.4ono.com पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चेस्ट के मेजरमेंट्स होते हैं। साथ ही जो वेट होता है, वेट कैंडिडेट्स अगर किसी कैंडिडेट की हाइट 63 या 63 से कम है तो उसके लिए मैक्सिमम वेट जो होता है 48 kg होता है। तो इसके आसपास आपका वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जिनकी 163 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट है उनके लिए 50 kg मैक्सिमम होता है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, 50 kg मैक्सिमम है। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप होता है 9 फीट डिच। दोस्तों इसमें आपको 9 फीट का कोई हडल मिलेगा, यानी कोई गड्ढा भी हो सकता है या कुछ दूसरा। बेसिकली आपको 9 फीट की जंप लगानी होती है। 9 फीट की जंप अगर आप लगाते हैं तो आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अगला स्टेप है जिगजैग बैलेंस का। दोस्तों जिगजैग बैलेंस एक टेढ़ा मेढ़ा वुडन डंडा होता है, यानी लकड़ी का डंडा होता है, उसके ऊपर आपको बैलेंस करके चलना होता है एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। अगर इसके बीच में अगर आप गिर जाते हैं कहीं पे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन अगर पूरा कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वैसे आसान होता है, इसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन ज़्यादा होते नहीं हैं। दोस्तों जिगजैग बैलेंस जो है ये पीएफटी का आखिरी स्टेप होता है। अगर आपने ये क्लियर कर दिया है तो आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे। फिर आप पहुँचते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है। जैसे आप पीएफटी कंप्लीट करते हैं उसके बाद 3 से 4 दिन का आपको टाइम मिलता है और मेडिकल टेस्ट के लिए अपेयर होना होता है आपको। इसमें मेडिकल टेस्ट में आपके बॉडी के हर पार्ट को बहुत डिटेल में चेक किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि आप में कोई कमी ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो।
साथ ही आपके जो शरीर पे कहीं पे टैटू है तो वो टैटू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर है कि नहीं वो भी देखा जाता है। आपका वेट मेजरमेंट, बाकी जितने भी बॉडीली चेकअप्स हैं वो सब यहीं पे हो जाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है फिजिकली या मेंटली, तो आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन आपका हो जाता है। दोस्तों रनिंग के बाद सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो होते हैं वो मेडिकल एग्ज़ाम में ही बाहर होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को छोटे छोटे डिफेक्ट्स के बारे में पता नहीं होता और वो मेडिकल के टाइम पे सामने आते हैं, तो फिर वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो काफ़ी दिल तोड़ने वाली बात हो जाती है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि इतनी दूर जाके आप डिस्क्वालीफाई ना हों तो अपनी मेडिकल एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी ज़रूरी है। इस पर हम एक अलग से वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन तब तक आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने सारे जितने भी मेडिकली एलिजिबिलिटी आपको क्राइटेरिया चाहिए वो चेक कर सकते हैं। मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आप मेडिकल भी क्लियर कर चुके हैं तो फिर अगला स्टेप आता है रिटन एग्ज़ाम का, यानी CEE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है मेडिकल टेस्ट के बाद, यानी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको 15 से 20 दिन का ही टाइम मिल पाता है। और दोस्तों ये टाइम जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक रफ पीरियड है, क्योंकि इतने के बीच में अक्सर हो जाता है, तो ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। इतना टाइम आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए मिलता है। हालांकि तैयारी तो आपकी शुरुआत से होनी चाहिए, 15 से 20 दिन में आप तैयार नहीं हो पाएंगे, शुरुआत से तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है मेडिकल टेस्ट के बाद रिटन एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों रिटन एग्ज़ाम को इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे कि 50 क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना होता है। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पेपर पैटर्न होता है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने हर ट्रेड के लिए अलग अलग रिटन टेक्स्ट का पैटर्न बना रखा है। साथ ही हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक्स भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो CEE अगर आपने दे दिया है तो उसके बाद बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आप CEE में पास हो भी जाते हैं तो भी दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि जब तक आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तब तक आप सेलेक्टेड नहीं हैं। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनती है पहले वो देखते हैं। जो क्लर्क और टेक्निकल और NA ट्रेड के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो मेरिट लिस्ट बनती है वो रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही बनती है, पूरा रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। GD के लिए फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसके बेस पे बनती है। ट्रेड्समैन जो 10th बेस पे अप्लाई करते हैं उनके लिए 30% फिजिकल टेस्ट, 30% रिटन टेस्ट और 60% एप्टीट्यूड टेस्ट। जो रिटन ट्रेड्समैन होते हैं उनके लिए अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, तो उसका 60% मेरिट लिस्ट बनाते समय देखा जाता है। और जो ट्रेड्समैन 8th लेवल के अप्लाई करते हैं उनके लिए सिर्फ फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनती है। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो इसका मतलब आप ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। तो फिर अगला स्टेप आता है कॉल लेटर फॉर ट्रेनिंग। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको कॉल लेटर मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, जिसमें आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है और किस टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना है, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी। अगला स्टेप है इंटरव्यू एंड मेडिकल। दोस्तों आपका एक बार फिर से मेडिकल होता है। ये मेडिकल वैसा नहीं होता जैसा आपका भर्ती के टाइम हुआ होगा, ये बहुत हल्का मेडिकल टेस्ट होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि जितने हेल्थी आप भर्ती के समय थे उतने ही हेल्थी हैं। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन तो बहुत रेयर है, अनलेस आपने कोई बीमारी सच में लग गई हो या फिर आप में कोई डिफेक्ट आ गया हो किसी कारण से, तब तक आप डिस्क्वालीफाई इसमें नहीं होते हैं। साथ ही आपका एक हल्का सा इंटरव्यू होता है जिसमें आपके बारे में आपसे पूछा जाता है, 2-4 बातें आपसे पूछी जाती हैं, इसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन होता नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो फिर अगला स्टेप आता है डिस्पैच फॉर ट्रेनिंग। एक बार आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, सब कुछ सही है, तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड जो होता है हर ट्रेड के लिए अलग होता है। जैसे GD के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड 9 महीने का होता है, जिसमें 6 महीने तक आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर 28 दिन की छुट्टी मिलती है, फिर बाकी की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग ड्यूरेशन होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आर्मी में सेलेक्ट होते हैं। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू ही आप आर्मी में सेलेक्ट हो सकते हैं। इनमें से अगर किसी भी स्टेप में आप फेल होते हैं तो आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। दोस्तों अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर या फिर आर्मी के बारे में दूसरी कोई भी जानकारी और चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.4ono.com पर जाकर ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।